गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर नंबर 4 पर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के, जिसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटा, तो चलिए बात करते हैं हम। चार्ल्स ने क्या बताया, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए चलना है। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से बात को समझें, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। तो क्या बातें कही गई, जरा हम समझते हैं। क्या कहा गया कि किसी भी गैस की बात समझे, क्या कहा गया, किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम भी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के, लेकिन एट कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर होगा। क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना लिखेंगे, के टी के लिखेंगे, v इक्वल टू के टी के। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू कितना, v अपान टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा, के लिख सकते हैं, v अपान टी इक्वल टू कितना, के। तो अब यहाँ पर के क्या चीज है, दैट इज चार्ज कांस्टेंट। जैसे बॉयल के केस में वहां बॉयल कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या है, दैट इज चार्ज कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर आप रेशियो लोगे, दैट इज नोन एज चार्ज कांस्टेंट। अब अगर इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करें आपसे, या ग्राफ पर प्लॉट करें, तब क्या होता है जरा समझें आप। होता क्या है, अगर इसको हम ग्राफ पर देखें तो होता क्या है, ये आपके सामने क्या दिया, v दिया, और ये क्या दिया बेटा, t दिया। क्या दिया, t। तो होता क्या है, जब आप इसे ग्राफ पर दिखाते हो तो ग्राफ पे ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अब यहां पर देखें जरा, क्या कहा गया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस बनाई है, हमने यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस बनाई है। व्हाट मीन्स दिस, क्या मतलब होता है इसका, इसको समझते हैं। तो होता क्या है, कहा गया क्या कि गैस को गैस ही रहने दो, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ अ गैस। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर कर दिया डाउन और प्रेशर कर दिया हाई, तो गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और जो हम ये पूरा रूल, पूरा नियम, पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं गैस के बारे में, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे यहां हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में गैस गैस बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर घटाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और उसमें लिक्विफिकेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डॉटेड लाइन दिखाते हैं कि गैस यहां पर लिक्विफाई होने जा रही है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हम घटा रहे हैं। टेम्परेचर घटाने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिससे वो नजदीक आते हैं गैसियस स्टेट, धीरे धीरे वो लिक्विफाई या लिक्विड स्टेट में जाने लगता है। तो हमने इस बात को यहां पर सीखा। और क्या बातें हैं, अगर इफ V1 वॉल्यूम इज एट T1 टेम्परेचर एंड V2 वॉल्यूम इज एट T2 टेम्परेचर, तो आप यहां पर लिख सकते हैं V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान क्या होगा बेटा, दैट इज द T2। ये रिलेशनशिप हमें याद रखते हुए चलना है। क्या होगा, V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। ठीक है, लेकिन कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हमें ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ बातें और समझेंगे। वो क्या बातें हैं, होता क्या है कि अगर मान ले 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम अगर हो जाए V0 एंड T डिग्री सेल्सियस पे अगर गैस का वॉल्यूम हो जाए कितना, VT डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशन में होता है VT इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू T अपान 273। अब इसका मतलब क्या है, जरा आप समझे। होता क्या है, गैस के डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जर्व करते हो तो वो कितना होता है, V0। लेकिन यही अगर T डिग्री सेल्सियस पर आप देखते हो तो वो कितना होता है, VT होता है। और
जो T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम होता है गैस के डिफिनिट अमाउंट का, वो V जो 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम होता है उसका कितना T/273 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वो इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर से बात को समझें, T डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वॉल्यूम होता है उससे बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन डिपेंड वो किस पर करता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है कि घटाया है, और कितना बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज 1/273 किसका, V0 का। मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था उसका 273 क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करें, फिर आगे बात को फिर आगे ले चलते हैं। आगे आपसे हम बात करेंगे, इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए, तो हमने क्या देखा, चार्ल्स लॉ क्या बताता है, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो टेम्परेचर होना किस में चाहिए बेटा, केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। और केल्विन में अगर टेम्परेचर लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने क्या सीखा जरा आप समझें, हमने बताया Vt इक्वल टू कितना है, V0 प्लस V0 T/273। ठीक है, अगर इसको हम चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V0 और ये 1 प्लस T/273 लिख सकते हैं। अब अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस पर जाएं, 1 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होगा, V1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू V0 प्लस, आप T की वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो V0 इंटू T, V0 इंटू 1/273, दैट बिकम V0 प्लस V0/273। मतलब ये हुआ कि जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर था उसका 273 बढ़ गया जब आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। इसी तरह से अगर आप -1 पर चले जाएं, क्या करें, -1 पर चले जाएं, तब क्या होगा, ये हो जाएगा V0 माइनस V0/273। ठीक है, मेन हमें आपको ये फॉर्मूला समझाना था, इसीलिए हमने क्या किया, ये वैल्यू रखी। अब एक बात और समझें, क्या समझें, एट -273 डिग्री सेल्सियस, इतने पर -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जरा आप देखें, ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 माइनस कितना होगा, माइनस V0 इंटू 273/273, ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, दैट इज 0। कितना होगा बेटा, दैट इज 0। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अगर इसी को हम केल्विन में कन्वर्ट करें, हमने आपको सिखाया कि जो केल्विन है वो कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। कौन सी यूनिट बेटा, एसआई यूनिट होती है। तो अब हम अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस को, तो -273 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐड करेंगे 273, कितना हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। और 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, और इसे ही एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। इसे ही एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, दैट इज एब्सोल्यूट 0। ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। ठीक है बेटा, तो एब्सोल्यूट 0 की डिफिनीशन क्या होगी, इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, इट इज द, और कितना, -273, -273, it is the lowest hypothetical temperature at which the volume of gas become 0 is called absolute 0। क्या कहलाता है, absolute 0। फिर से बात को समझें, absolute 0 वो टेम्परेचर
और वो टेम्परेचर कितना 0 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेचर हाइपोथेटिकल होता है। इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही गैसेस क्या होती हैं, लिक्विफाई हो जाया करती हैं। इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई हो जाया करती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। क्या करेंगे कि जो एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, लोवेस्ट हाइपोथेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा, बिकम कितना हो जाएगा, जीरो। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एब्सोल्यूट जीरो की डिफिनीशन पूछी जाती है, ठीक है। चलो नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे हम बात करेंगे, कुछ ग्राफ देखते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं गैलुसेक लॉ पर और कुछ एक आध न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बात करेंगे हम, ये जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो जरा समझें। ये जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो दो कंडीशन पे, एक कंडीशन पे क्या करते हो v और ये क्या है t, और हमने क्या कर दिया, केल्विन में लिया। किस में लिया, केल्विन में। अगर केल्विन में लेते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बनेगी, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, किस में लेते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस में, तब क्या होता है, तब ये हो जाएगा, ये कितना होगा t, लेकिन किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में, और ये क्या है आपके सामने, दैट इज वॉल्यूम। ये क्या बेटा, वॉल्यूम। अब यहां पर क्या होगा, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा, सॉरी, यहां पर क्या होगा, हमें 0 डिग्री सेल्सियस तो मिलेगा लेकिन -273 नहीं मिलेगा, जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कितना हो जाता, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, -100 -200, ठीक है, इस तरह से। और फिर इधर कितना होगा, 100। तो इसको अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपको कुछ मिलेगा। क्योंकि -273.15 जो डिग्री सेल्सियस है वो आपको दूसरे रीजन में मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, जहां डाउट फिर बताएंगे। चलिए एक बात और हम समझ लेते हैं, वो क्या बातें हैं। होता क्या है, अभी आपने बताया क्या कि v इक्वल टू कितना है, kT के, v इक्वल टू कितना बेटा, kT के। तो अगर आप डिफरेंशिएशन कर दें ऑन डिफरेंशिएटिंग, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, दैट इज dv इक्वल टू kdt। dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, kdt। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, dv अपॉन dt, लेकिन किस पर, कांस्टेंट, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज इक्वल टू kk। किसका होगा, kk। अब क्या कर सकते हैं, और कह सकते हैं k बराबर, आपने अभी बताया हमको कि k बराबर कितना होता, v अपान tk। k बराबर कितना होता, v अपान tk। इस वैल्यू को जरा आप रखें तो रखेंगे dv अपान dt, और यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर k की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो v अपान क्या हो जाएगा, t, v अपान t हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए ग्राफ थोड़ा सा हम यहां पर प्रैक्टिस करते हुए ज्यादा चलेंगे ताकि ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो इस पर एक ग्राफ और लेते हैं, चार्ल्स लॉ पर। चल देखें, तो होता क्या है, अभी हमने बताया v इक्वल टू कितना होता है, के टी होता है, v इक्वल टू के टी। ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन टेकिंग क्या लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log k प्लस log t। कितना होगा, log t। और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, log v इज इक्वल टू कितना, log t
प्लस कितना लिखेंगे log k। हमें ग्राफ किसका खींचना है, log v वर्सेस log t का। log v वर्सेस log t का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझें। ये क्या है बेटा, दैट इज log v और ये क्या है log t। ये क्या है log t। तो यहां पर हम लगाएंगे फार्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन का हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहां पर m क्या है, दैट इज स्लोप। m क्या बेटा, स्लोप। और c क्या होता है, दैट इज इंटरसेप्ट होता है। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। अब यहां पर स्लोप आपका कैसा हो सकता है, दो कंडीशन, इट में बी आइदर नेगेटिव और इट में बी पॉजिटिव। या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये log t के बगल में कितना मान ले, 1 मान ले। कितना मान ले, 1। अगर 1 मानते हैं तो स्लोप, हमारी स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही, 1। और इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर ये लाइन क्या बताती है, दैट टेल्स द इंटरसेप्ट। मतलब ये क्या हो जाएगा, log k। ये क्या है, इंटरसेप्ट है। अब यहां पर समझेंगे ये क्या है, थीटा है। क्या बेटा, थीटा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझें। होता क्या है, ये जो आपके सामने स्लोप आता है, जो आपको स्लोप मिल रहा है थीटा एंगल पे, ये होता है किसके, टेन थीटा के। किसके होता है, टेन थीटा के। अब टेन थीटा मतलब यहां पर m की वैल्यू, स्लोप क्या है, स्लोप आप क्या लिखते हैं, स्लोप इक्वल टू कितना, m। स्लोप को क्या लिखते हैं, m। और m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कैसे, जरा आप देखें, 1 आ रही। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये हुआ, ये स्लोप हमको कहां पे मिलता है, 45 डिग्री पर मिलता है। कितने पर मिलता है बेटा, 45 डिग्री पे। फिर से बात को आप समझे। इसको हमने क्या किया, log v इक्वल टू log t इधर लेकर आए और प्लस log k। अब यहां पर क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 क्या है आपका, 1 इंटू log t प्लस log k। 1 क्या होगा आपका, स्लोप होगा। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा। और ये जो आपका दिया है log k, दैट इज इंटरसेप्ट। तो ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। और कितना एंगल बन रहा है, थीटा। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप इक्वल टू टेन थीटा के। और स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m बराबर कितना है, 1। तो कितने, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो ये आपका चार्ल्स लॉ जो है यहां पर और होता है। इसके बाद आपसे हम बात करते हैं क्या, गैलुसेक लॉ, या इसी को क्या बोलते हैं, एमेंटन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एमेंटन्स लॉ भी कहते हैं। तो चलिए आगे आपसे हम बात करेंगे किस पर, दैट इज गैलुसेक लॉ पर। गैलुसेक लॉ, और इसे और क्या बोलते हैं, दैट इज एमेंटन्स लॉ। एमेंटन्स लॉ भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बताता है कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस की डिफिनिट अमाउंट का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से बात को समझें, किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफिनिट अमाउंट का प्रेशर जो है वो किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट क्या लिखेंगे, V। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू किसके बेटा, KT के। किसके होगा, KT के। अब यहां पर क्या करते हैं, P अपान T इक्वल टू कितना होगा, K होगा। P अपान T इक्वल टू K। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज T। ठीक है, सिमिलरली जैसे अभी आपको हमने समझाया किसके केस में, इन द केस ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, उसी तरह ये भी है। अब हमने क्या बताया, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर है P0 है और T डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रेशर PT है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, PT इक्वल टू P0 प्लस P0 इंटू T अपान 273। उसी तरह से वैल्यू रखते हुए हम जाएंगे। और फिर क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी इसका प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।
तो क्या होगा P और ये T का, और सिमिलर कंडीशन यहां पर भी वही बात आएगी, ठीक है। और ये आपको क्या मिलेंगे, ये क्या होगा V1, ये V2 और ये क्या है V3। अब कुछ बातें हम और आपसे करेंगे। जो प्रोसेस होते हैं वो आपके चार तरह के होते हैं। जो प्रोसेस है जनरली वो 4 टाइप्स के होते हैं। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो उसे आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट हीट पर होता है तो उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। फिर से बात को समझें, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबेरिक प्रोसेस, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है आइसोकोरिक प्रोसेस, और अगर कांस्टेंट हीट है तो वहां एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सा आप नोट करेंगे। अगर सेम टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और अगर सेम क्या है आपके सामने, प्रेशर है, अगर प्रेशर सेम है तो उसे बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। बेरिक आया है, बार से आया है, किससे आया है, बार से आया है, क्योंकि बार उसका यूनिट होता है। अगर सेम क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी तरह से अगर सेम क्या हुआ, हीट हुआ, क्या हुआ हीट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमें ये कुछ प्रोसेस ध्यान रखने हैं। जब हम निकाल रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो हमें जो लाइंस मिल रही थी उसे हम क्या बोल रहे थे, आइसोथर्म बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, आइसोथर्म बोल रहे थे। लेकिन जो आप निकालते हो सेम प्रेशर पे, सेम प्रेशर पे, जो इसके पहले चार्ल्स लॉ में हमने आपको सिखाया V वर्सेस ये जो अभी हमने आपको दिखाया, ठीक है, ये क्या कहलाती है, आइसोबार्स कहलाती थी। ये क्या कहलाती, आइसोबार्स, कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन ये जो आपको लाइंस मिलती हैं, ये जो लाइंस मिलती हैं, ये क्या कहलाती हैं, आइसोकोर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, आइसोकोर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, आइसोकोर कहलाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी। अगर कोई प्रोसेस सेम टेम्परेचर पर होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, लेकिन वहां पर हमें जो ग्राफ मिलता है उसे क्या कहते हैं, आइसोथर्म। अगर सेम प्रेशर पर होता है दैट इज आइसोबेरिक, उसे क्या कहते हैं, आइसो बार कहते हैं। और अगर सेम वॉल्यूम पर होता है आइसोकोरिक, आइसोकोर कहते हैं। और अगर कांस्टेंट हीट पर है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहलाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बाकी चीजें जो अभी हमने समझाया वैसे भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे आपसे बात करेंगे हम अवोगाद्रोस लॉ पे, ठीक है। आगे आपसे हम बात करेंगे अवोगाद्रोस लॉ पे। अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। चलिए आगे हम क्या देखेंगे बेटा, अवोगाद्रोस लॉ। तो ये लॉ क्या बताता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains equal number of molecules or equal number of moles। मतलब क्या होता है, under similar condition of temperature and pressure equal volume of all the gases contains equal number of moles or molecules। तो यहां पर क्या बताएंगे कि फिर से बात को समझें, क्या कहा हमने, under similar conditions of temperature and pressure equal volume of all the gases contains equal number of molecule, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, N के होगा। क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के। और N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो आप मॉलिक्यूल टर्म भी यूज करते हैं और मोल्स भी यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू बेटा कितना होगा, N के होगा, K N के होगा। V इक्वल टू कितना होगा, K N के होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये हमने क्या दिया है, कंटेनर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमने क्या दिया, कंटेनर्स दिया है। अगर यहाँ पर हमने प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दिया, सेम कर दिया, इसका कितना लिया, 50 ml लिया, कितना लिया, 50 ml। तो
यहाँ पर कितने मोल हैं, मान लीजिए कितने मोल हैं, इसके हैं 200 मॉलिक्यूल है। कितने बेटा, 200 मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर हमने 500 ml ले लिया, अगर हमने कितना ले लिया, 100 ml ले लिया, ठीक है। अगर 50 ml क्या है H2, 100 ml क्या है O2, और 200 ml क्या